हे व्हाट्सअप एवरीवन, दिस इज हितेश जितवानी योर कॉमर्स गाइड। सबसे पहले बच्चों ये बताइए पढ़ाई कैसी चल रही है। हाफ ईयरली एग्जाम जो है वो बहुत नियर हैं, देखते देखते बोर्ड्स भी आ जाएंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से बेहतर है हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट वीडियो में हमने इकोनॉमिक्स में देखा था कि मनी के ऊपर पूरा वीडियो बना दिया था, पार्ट 1 जो था। जो पार्ट 2 है वो हम बैंकिंग चैप्टर को शुरू कर रहे हैं। हो सकता है कि ये जो चैप्टर है वो थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, बट बेटा डिफिकल्ट नहीं है, प्रैक्टिकल थिंकिंग रखना है, सोचना है, समझना है, और उसके बाद हम चैप्टर को समझते हैं। नाउ बैंकिंग, बेटा देखो बैंकिंग पूरा जो सिस्टम है, अभी तक हमें क्या लग रहा था कि जो बैंक है वो क्या करती है, तो मनी को सर्कुलेट करती है। ठीक है, आरबीआई जो है वो सारे कमर्शियल बैंकों को रेगुलेट करता है, बट बेटा इतना समझ लीजिए कि आरबीआई जो है वो पूरे मार्केट को कंट्रोल करता है। इवन आरबीआई जो है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को भी कंट्रोल कर सकता है। देयर आर मल्टीपल वेज कैसे कंट्रोल करा जाए, कौन से क्वालिटेटिव मेजर्स हैं, कौन से क्वांटिटेटिव मेजर्स हैं, देयर आर मेनी थिंग्स। तो चलिए शुरू करते हैं। नाउ चैप्टर बैंकिंग, कमर्शियल बैंक्स। देखो commercial bank is an institution that performs the function of accepting deposit, granting loans and making investment to earn profit. State Bank of India, Punjab National Bank and Canara Bank are the some examples. देखो बच्चों, कमर्शियल बैंक क्या होती है, तो आप जितनी भी बैंक्स वगैरह देख रहे हो जो इंडिविजुअल्स के साथ डील करती हैं, दीज आर दी कमर्शियल बैंक। ठीक है, इसका एक सिंपल डिफाइन अगर मैं बताऊं तो दैट इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम द पीपल। ठीक है, लोगों से पैसा लेना और उसको लोन के फॉर्म में बाकी कस्टमर्स को दे देना। अब ये जो लोगों से पैसा लिया जाएगा, एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट आएगा, वो करंट अकाउंट के फॉर्म में आ सकता है, वो सेविंग अकाउंट के फॉर्म में आ सकता है, वो रिकरिंग अकाउंट के फॉर्म में आ सकता है, वो फिक्स डिपॉजिट के फॉर्म में आ सकता है। जितना भी इंटरेस्ट हम जो डिपॉजिटर्स हैं उनको पे करेंगे, और वही अमाउंट को हम बाकी कस्टमर को लैंड कर देंगे ऑन हायर इंटरेस्ट रेट। तो इसके बीच का जो मार्जिन होगा वो प्रॉफिट कंसीडर होगा बैंकों का। फॉर एन एग्जांपल, आपकी डिपॉजिट के ऊपर बैंक जो है वो ईयरली पर एनम 6% इंटरेस्ट दे रही है, और वही लोन जो है वो बैंक किसी और को 10% पे दे रही है, तो जो बीच का 4% मार्जिन हुआ वो बैंकों का प्रॉफिट होगा। तो बैंक यही करती है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, ग्रांटिंग द लोन्स और मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट। और उसके अलावा देखें तो स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, दीज आर दी एग्जांपल ऑफ सम कमर्शियल बैंक्स। नाउ बेटा देखो, चैप्टर जब हमने शुरू करा, मैंने आपको पहले ही बताया कि बैंकों का काम सिर्फ करेंसी प्रिंट करना, करेंसी सर्कुलेट करना, सिर्फ इतना नहीं है। बैंक जो है हर एक कंट्री का बैकबोन कंसीडर होता है, बट कैसे, किस तरीके से वो हमारी इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, तो चलिए समझते हैं बेटा। देखो नाउ, it can be very well assumed that the household sector saves a part of income which is made available to the productive sector for further investment. अगर आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम याद होगा तो हमने 2 सेक्टर कमोडिटी मॉडल देखे, एक हाउस हैं, दूसरे फर्म्स हैं। अभी जो हाउस होल्ड है, ठीक है, ईडीएस में भी हमने देखा कि हम हमारी इनकम में से एक पोर्शन जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं, और जो दूसरा बच जाता है उसको इन्वेस्टमेंट या सेविंग के फॉर्म में रखा जाता है। तो ये जो हाउस होल्ड सेक्टर है बेटा, देखो जो हाउस होल्ड सेक्टर है, जो उनकी इनकम है वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करी जाएगी। कमर्शियल बैंक एक्ट एज एन फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज whose main function is to collect savings from the households, हाउसहोल्ड सेक्टर से उनकी जो सेविंग्स है वो कलेक्ट करना, एंड लेंड देम टू द प्रोडक्टिव सेक्टर, और वही पैसा प्रोडक्टिव सेक्टर में डालना। जैसे कोई इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्री को लोन प्रोवाइड कर देना, जिससे इकोनॉमी में बहुत सारे कामकाज आ जाएंगे। द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट द डिपॉजिट इज नोन एज बोरोइंग रेट। मतलब जो कमर्शियल बैंक है वो आपसे डिपॉजिट लेगी, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ करंट, सेविंग, रिकरिंग और एफडी के फॉर्म में। तो ये जो इंटरेस्ट रेट होगा उसको बोरिंग रेट बोलेंगे। एंड द रेट एट विच बैंक लैंड्स, और जिस इंटरेस्ट रेट पे बैंक जो है वो लैंड करेगी, उस इंटरेस्ट रेट को इन्वेस्टर इज कॉल्ड लेंडिंग रेट, उसको हम लेंडिंग रेंट बोलते हैं, लेंडिंग रेट बोलते हैं बेटा। जैसे 6% जो है वो बोरोइंग रेट हुआ, 10% लेंडिंग रेट हुआ, तो जो 4% मार्जिन बचा, जो 4% है वो बैंकों का प्रॉफिट कंसीडर करा जाएगा। द डिफरेंस बिटवीन टू रेट्स नोन एज स्प्रेड, इट इज अ प्रॉफिट अर्न बाय द बैंक्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नाउ व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, कि कमर्शियल बैंक करती क्या क्या है बेटा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शंस बहुत सारे हैं। तो द प्राइमरी फंक्शन ऑफ बैंक, सबसे पहला एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। ठीक है,
सबसे पहले जो है वो बैंक डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करेगी इन द फॉर्म ऑफ करंट अकाउंट, ठीक है, ये रहा करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, उसके साथ साथ रिकरिंग अकाउंट जो है वो रिकरिंग, जिसमें हर महीने हम एक अमाउंट रखते हैं, रिकरिंग अकाउंट फॉर अ लॉन्ग टर्म, और फिक्स डिपॉजिट्स। सो सबसे पहला जो काम है कमर्शियल बैंकों का, दैट इज टू एक्सेप्ट द डिपॉजिट्स, ठीक है। नाउ डिमांड डिपॉजिट्स क्या होती हैं, फिक्स डिपॉजिट्स क्या होती हैं? बेटा देखो बहुत सिंपल वे से बताता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि देयर आर दी 4 डिफरेंट वेज जिसमें जो बैंक है वो आपसे अमाउंट रिसीव करती है। तो पहला आता है करंट अकाउंट, जो फर्म के बैंक अकाउंट्स होते हैं, दूसरा आता है सेविंग अकाउंट, दीज आर दी डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट मतलब जहां पे जब भी जो कस्टमर है, जो जिसका पैसा रखा गया है, जो डिपॉजिटर है, जब भी वो पैसे की डिमांड करेगा उसको वो पैसा दे दिया जाएगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट्स। रिकरिंग अकाउंट और एफडी जो है, रिकरिंग अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट्स हैं, दीज आर नॉट डिमांड डिपॉजिट, दीज आर दी टर्म डिपॉजिट। वो किसी भी टाइम पे आप विड्रॉ नहीं कर सकते, देयर आर दी सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन, वो फॉलो करने होते हैं। तो देखो बेटा आगे बढ़ते हैं अपने। देखो पहला काम था एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, दूसरा एडवांसिंग लोन्स। तो जितना पैसा आपसे रिसीव करा उसमें से हम पैसा जो है वो किसी और इंडस्ट्रीज को इन द फॉर्म ऑफ लोन दे देंगे। देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन, होम लोन है, कार लोन है, एजुकेशन लोन वगैरह है, वो सब में। नाउ कैश क्रेडिट्स, कैश क्रेडिट refers to loan given to the borrower against the current assets like shares, stocks and bonds. सो ये चीज हमें पता है कि जब भी कोई भी पर्सन बैंक से लोन लेगा, सो दैट पर्सन हैज टू कीप समथिंग एज अ कोलैटरल, कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। तो ये जो कैश क्रेडिट्स है जिसमें आप आपकी करंट असेट्स जैसे शेयर्स हो गए, स्टॉक्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, वो आप रख सकते हो। डिमांड लोन्स जो है, डिमांड लोन्स रेफर्स टू दोस लोन व्हिच कैन बी रिकॉल्ड ऑन द डिमांड बाय द बैंक एट एनी टाइम। The entire sum of the demand loan is credited to the account and interest is payable on the entire sum. जब बैंक डिमांड करेगी तब आपको लोन पे करनी पड़ेगी, तो ये जो है वो डिमांड लोन्स के अंदर जाएंगे। शॉर्ट टर्म लोन्स जिसमें आपको कोलैटरल रखनी पड़ती है, कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ेगा और वो फिक्स्ड एसेट के फॉर्म में रखना पड़ेगा, ठीक है। ना देखो बेटा, बैंक का पहला प्राइमरी फंक्शन जो है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, एंड सेकेंड जो है लेंडिंग टू द अदर सेक्टर्स, टू गिविंग द लोन्स, ठीक है। उसके अलावा सेकेंडरी फंक्शन में बैंक बहुत सारे काम करती है, तो वो कौन से फंक्शंस हैं वो हम देखते हैं। तो पहला फंक्शन आता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। बट आपको पता होगा कि ओवरड्राफ्ट क्या होता है। सो जनरली इफ अगर हमारे बैंक अकाउंट में जो है वो पैसे पड़े नहीं है और हमने किसी को चेक दे दिया है ना, देयर आर दी चांसेस कि अगर पैसे नहीं होंगे तो वो चेक बाउंस हो जाएगा और उससे सबसे ज्यादा जो है वो जो फर्म है उसकी गुडविल पे बात आ जाएगी। सो अगर आप ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बैंक से ले लेते हो, फॉर एन एग्जांपल मैंने 5 लाख रुपए ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले ली, बैंक में पैसे नहीं भी होंगे तो अप टू द अमाउंट ऑफ 5 लाख रुपीज जितने भी चेक्स मैंने किसी पार्टी को दिया हुआ है, बैंक उसको क्लियर कर देगी, बैंक मेरे बिहाफ पे उसको पे कर देगी, एंड आई नीड टू पे द अमाउंट इन फ्यूचर। सो दैट इज कॉल्ड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। डिस्काउंट बिल ऑफ एक्सचेंज। देखो डिस्काउंट बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है कि सो बेसिकली जितने भी बिजनेसेस हैं वो बिजनेसेस जो है वो मेनली क्रेडिट पे होता है, वो उधारी के ऊपर होता है ना। अगर इन बिटवीन मुझे पैसों की नीड पड़ जाती है तो मेरे पास जितने भी बिल ऑफ एक्सचेंज पड़े होंगे, कस्टमर के पास जाऊंगा पैसे मांगने तो वो देगा नहीं, वो बोलेगा कि जितना टाइम मेच्योरिटी पीरियड है मैं उसके बाद ही दूंगा। तो अब क्या करें, पैसों की नीड है, तो वो जो बिल है वो आप लेके बैंक में चले जाइए, बैंक से वो एक्सचेंज कराइए, बैंक अपना कमीशन अपना इंटरेस्ट काट के आपको पैसा दे देगी, और जब मेच्योरिटी पीरियड आएगा तब बैंक उस थर्ड पार्टी से पैसा रिसीव कर लेगी। दैट इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। एजेंसी फंक्शंस। बेटा एजेंसी फंक्शंस देयर आर मेनी, देयर आर मल्टीपल एजेंसी फंक्शंस। एजेंसी फंक्शंस आर दी दोज फंक्शंस जो बेनिफिट्स जो सर्विसेज बैंक हमें प्रोवाइड करती है। So bank is not bound to provide those facilities. It is not compulsory, but bank voluntarily ये services जो है हमें provide करती है। कौन सी आते हैं? तो ट्रांसफर ऑफ फंड्स। देखो बेटा सिंपल लॉजिक है, हम पैसा जमा कहाँ कर रहे हैं, तो बैंक में कर रहे हैं। तो ऐसा ही होना चाहिए कि अगर पैसा विड्रॉ भी करना है तो यू शुड कम एट बैंक और वहां से आपको विड्रॉ करना है। बट बैंक इज गिविंग मल्टीपल ऑप्शंस कि आप दूसरी ब्रांच से भी विड्रॉ कर सकते हो, आप एटीएम से विड्रॉ कर सकते हो, आप डेबिट एटीएम क्रेडिट कार्ड जो है उसका यूज करके विड्रॉ कर सकते हो, या आप उसको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के थ्रू भी आप उसको ट्रांसफर कर सकते हो। तो एक ये भी जो है एजेंसी फंक्शन के अंदर आता है। कलेक्शन ऑफ पेमेंट्स ऑफ वेरियस आइटम्स,
जैसे कि कोई बिल पेमेंट हमें करना है, ठीक है, अगर मैं कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज करके अपने लाइट बिल जो है वो पे कर रहा हूँ, मोबाइल का रिचार्ज कर रहा हूँ, तो कंपनी के लिए वो पेमेंट कलेक्शन का भी काम कर रहा है, ठीक है। द थर्ड वन इज परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज। जब आप शेयर्स खरीदते हो, वेदर इट इज स्टॉक्स, वेदर इट इज आईपीओ, वेदर इट इज एसआईपीज या कुछ भी, तो इन दैट केस उस पूरी चीज में बैंकिंग सिस्टम के बिना तुम वो शेयर्स, वो सिक्योरिटीज खरीद ही नहीं पाओगे। तो बैंकिंग सेक्टर जो है, जो बैंक जो है, वो ये भी आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि तुम स्टॉक एक्सचेंज, जो स्टॉक मार्केट है, उसमें भी तुम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। द फोर्थ वन इज इनकम टैक्स कंसल्टेंसी। नाउ इनकम टैक्स कंसल्टेंसी क्या होता है? जैसे कि हमने अकाउंट्स में भी देखा है कि अगर एरर करेक्शन के जो हमने चैप्टर्स देखे हैं, उसके अंदर जो है, जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो एट द एंड ऑफ द ईयर, 1 अप्रैल 31 मार्च तक, जब भी वो जितना भी ट्रांजेक्शन होगा, तो जो आपका सीए होगा वो सबसे पहले आपका जो बैंक स्टेटमेंट है वो मांगेगा। सो बैंक जो है वो पूरा स्टेटमेंट 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक कितना पेमेंट रिसीव हुआ, कितना पेमेंट करा गया है, कितना अमाउंट पे करा गया है, वो सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड करेगा। ट्रस्टीज एंड एग्जीक्यूटर। सो अगर आप चाहते हो कि बैंक में आपके सेफ वॉल्ट सर्विसेज हो, मतलब लॉकर फैसिलिटीज हो, जहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स को, अपनी ज्वेलरीज वगैरह को जो है वो सेफली रख पाओ, तो वो बैंक जो है आपके लिए एज अ ट्रस्टी भी काम करेगा, वो भी सर्विसेज आपको प्रोवाइड करी जाएंगी। एंड लेटर्स ऑफ रेफरेंसेस। सो बेसिकली लेटर्स ऑफ रेफरेंसेस, लाइक नाउअडेज इट इज लाइक अ क्रेडिट स्कोर फॉर एवरीवन, जहाँ पे अगर आपने पहले कहीं से लोन ली हुई है, अगर आपने टाइमली पेमेंट करा है, तो आपका क्रेडिट स्कोर जनरेट होता है। बस यही चीज पहले ऑन पेपर हुआ करती थी, डिजिटल फॉर्म में नहीं थी। सो दीज आर दी एजेंसी फंक्शंस जो बैंक प्रोवाइड करती है। अगर हम जनरल यूटिलिटी फंक्शंस की बात करें, तो लॉकर फैसिलिटी, बैंक में आप अपना लॉकर ले सकते हैं, जहाँ पे आप अगेन सेम डॉक्यूमेंट जो है, या जो अपनी आपकी कीमती चीजें जो है, गोल्ड सिल्वर जो भी है, वो रख सकते हो। सेकेंडली ट्रैवलर चेक्स, दैट लाइक इट वाज वेरी पास्ट, लाइक जब ये ट्रैवलर चेक्स चला करते थे, जब एटीएम कार्ड्स नहीं थे, तब पीपल यूज टू कैरी ट्रैवलर चेक। तो छोटी छोटी अमाउंट के चेक हुआ करते थे, आप उस अमाउंट को यूज करो, जब अमाउंट खत्म हो जाएगी वो चेक लेके किसी भी बैंक में चले जाओ, वो लोग आपको पैसा दे देते थे, तो रिस्क ऑफ कैरिंग मनी जो है वो कम हो जाता था। लेटर ऑफ क्रेडिट, जो मैंने आपको बताया, आपकी गुडविल, आपका क्रेडिट स्कोर जो है वो ऑन पेपर हुआ करता था पहले। अंडरराइटिंग सिक्योरिटीज, आपकी जो सिक्योरिटीज है, आपके जो शेयर्स हैं, आपका डीमेट अकाउंट जो होता है वो आपके बैंक अकाउंट से लिंक होता है, तो वो उसकी भी गारंटी ले रहा है, कहीं ना कहीं वो उस चीज को भी, आपके स्टॉक्स को भी वो संभाल रहा है, ठीक है। कलेक्शन ऑफ स्टेटिस्टिक्स, वर्ल्ड बैंक हो गया, कमर्शियल बैंक्स हो गई, ये डेटा कलेक्शन का भी काम करते हैं। जैसे आपने 11th स्टैंडर्ड में स्टेटिस्टिक्स में देखा होगा कि डेटा कलेक्शन का काम वर्ल्ड बैंक कर रहा है, आरबीआई कर रही है, कमर्शियल बैंक्स वगैरह कर रही हैं, तो ये डेटा जो है ये इकोनॉमी को समझने में बहुत हेल्प करता है। नाउ सबसे बड़ा फंक्शन अगर हम देखें तो मनी क्रिएशन क्या है, कि मनी क्रिएशन क्या होता है, मनी सप्लाई क्या होता है, तो वो सारी चीजें चलिए मैं बता देता हूँ। मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन ध्यान से समझना बच्चों। Through the process of money creation, commercial banks can create credit, which is in for excess of initial or primary deposits. This process can be better understood by making an assumption. पहला, the entire commercial banking system is one unit and termed as a bank. ऐसा समझ के चलिए कि जो entire economy है वो banking के ऊपर depend हो चुकी है, ठीक है। दूसरा, all receipts and payments in the economy are made through the banks. कैश के फॉर्म में कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हो रहे हैं, जो भी रिसिप्ट्स हो रहे हैं, जो भी पेमेंट्स हो रहे हैं, वो बैंकिंग के थ्रू ही हो रहा है। नाउ द डिपॉजिट्स हेल्ड बाय द बैंक्स आर यूज्ड फॉर गिविंग लोन्स। जो डिपॉजिट्स बैंक्स के पास आएंगी, जो तुम करंट या सेविंग अकाउंट में रखोगे, उसी अमाउंट को बैंक जो है वो किसी को लोन दे देगी। हाउएवर बैंक कैन नॉट यूज द होल डिपॉजिट फॉर लैंडिंग। पूरा अमाउंट जो है बैंक लैंड नहीं कर सकती, उसमें से कुछ पोर्शन जो है वो रिजर्व्स रखने पड़ेंगे, वो मैं आपको आगे टर्म्स में बता रहा हूँ। This is legally compulsory for the banks to keep certain minimum fraction of their deposits or reserves known as legal reserve ratio (LRR), जिसके दो पोर्शंस बनेंगे, CRR और SLR, ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। Let us now understand the process of money creation through an example. देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ। अगर
इनिशियल डिपॉजिट जो है, जैसे हमने अज्यूम करा कि जो पूरी एंटायर इकोनॉमी है वो बैंकिंग के थ्रू रन हो रही है, सारे रिसिप्ट्स बैंक में आ रहे हैं, सारे पेमेंट्स बैंक के थ्रू हो रहा है, तो अब क्या होगा कि अगर कोई 100 रुपए की अमाउंट बैंक रिसीव करती है तो उसमें से कुछ पोर्शन, मान के चलिए 10% LRR में रख के 90% वो किसी और को लैंड कर देता है। अब वो लैंड कर रहे हैं मतलब कैश के फॉर्म में होगा ही नहीं, क्योंकि हमने ऑलरेडी अज्यूम कर लिया कि जो भी रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स हो रहे हैं वो बैंक के थ्रू जाता है, तो बैंक वन से वो सेकंड बैंक में जाएगा 90 रुपीज। 90 रुपीज में भी वो बैंक जो है वो अपने पास कुछ अमाउंट रख देगी एज अ फ्रैक्शन, और वो उसमें से भी कुछ सर्टेन अमाउंट ट्रांसफर करेगी टू द थर्ड बैंक। तो ये जो पूरा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है ये मार्केट में घूमता रहेगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड मनी क्रिएशन। मैं आपको आगे सम के वे में भी बता दूंगा, यहाँ पे आप ध्यान रखिए। देखो जो इनिशियल डिपॉजिट्स है, अगर आप सोचिए कि जो बैंक है उसने इनिशियल डिपॉजिट पहले 1000 इशू करे, उसमें से LRR जो था वो 20% रखना था, 800 रुपए जो है वो बैंक ने लोन दे दी। अब वो बैंक की लोन जो है 800 रुपए कहाँ जाएगी, दूसरी बैंक में जाएगी, क्योंकि पूरी इकोनॉमी बैंकिंग पे डिपेंडेंट है। तो सेकेंड राउंड में 800 रुपए आ गए दूसरी बैंक के पास, उसमें से 20% 160 जो है वो सेकेंड बैंक ने क्या करा अपने पास रिजर्व रख दिया, 640 लैंड कर दिया। यही 640 थर्ड बैंक के पास आ गए, इसने भी 128 20% जो है वो उसने रिजर्व रखे, और 512 जो है, तो ये जो साइकिल है पूरे ऐसे ही चलती रहेगी ना। ये कब तक चलेगी, ये तब तक चलेगी कि जब तक इनिशियल डिपॉजिट और रिजर्व अमाउंट जो है वो सेम ना हो जाए, क्योंकि जितनी भी इनिशियल डिपॉजिट थे वो पूरी सारी सेव हो गई, तो बचा ही नहीं कुछ कि आगे और राउंड में क्या जाएगा। इसका आंसर क्या आता है बेटा, देखो LRR 20% है, तो अगर आप 100/20 करते हो तो ये जो है ये 5 टाइम्स घूमेगा। 5 टाइम्स मतलब ये जो इनिशियल डिपॉजिट 1000 है वो अगर मार्केट में 5 बार घूमती है तो वो टोटल 5000 क्रेडिट क्रिएशन करेगी, ठीक है। उसमें से 1000 जो है 5000 में से रिजर्व हो गए, और 4000 जो है वो एक्स्ट्रा लोन्स क्रिएट करे गए। आ रहा है समझ में बेटा? देखो सिंपली क्या करना है, जितना भी LRR का पोर्शन होगा उससे आपको टाइम्स मिलेगा। जैसे अभी LRR 20% था, 100/20 करोगे 5 टाइम्स ये पैसा घूमेगा, तो टोटल डिपॉजिट 5000 बनेंगे, रिजर्व्स 1000 होंगे, ठीक है। अगर ये LRR का पोर्शन जो है वो 10% रहता तो ये 10 टाइम्स घूमता, तो यही 1000 10,000 डिपॉजिट्स क्रिएट करते, 1000 रिजर्व हो जाते, 9000 जो है वो एक्स्ट्रा डिपॉजिट्स क्रिएट होती, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड मनी क्रिएशन, कि 1000 इनिशियल डिपॉजिट जो है वो मार्केट में टोटल 5000 क्रेडिट क्रिएशन कर सकती है। ये मनी मल्टीप्लायर है, दीज आर दी डिफरेंट सम्स जो मैंने आपको बता दिए। सो अगर LRR जो है वो 12.5% है, ठीक है, तो 100/12.5 करोगे तो क्या आएगा, 8 टाइम्स आएगा। अब इनिशियल डिपॉजिट देखो कितनी है, तो इनिशियल डिपॉजिट 1000 है, तो 1000 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आंसर आएगा 8000 करोड़, ठीक है। तो इतना जो है, इतना मनी मल्टीप्लायर, इतना क्रेडिट क्रिएशन मार्केट में हो जाएगा, ठीक है। देखो हमने कमर्शियल बैंकों के फंक्शंस के बारे में देखा ना, अभी सेंट्रल बैंक के फंक्शंस की बात करें कि जो RBI है वो क्या करती है, वो किस तरीके से बैंकों को रेगुलेट करती है, तो वो सारे फंक्शंस देखते हैं। The central bank is an apex body that the controls, operates, regulates, and directs the entire banking and monetary structure of country. All the financially developed countries have their own central bank, जो हर एक कंट्री में होता है। हमारे यहाँ पे इस सेंट्रल बैंक जो है, दैट इज अपेक्स अथॉरिटी जो है, दैट इज RBI, ठीक है। RBI was established on 1st April 1935 under the Reserve Bank of India Act passed in 1934. RBI as a commercial bank established हुआ था 1st April 1935 को। In India it is the RBI, in the UK the Bank of England, and in the USA it is known as the Federal Reserve System. ये उन कंट्रीज के अपने अपने जो सेंट्रल बैंक्स हैं उनके नाम दिए गए। RBI के भी अपने फंक्शंस हैं, तो RBI के क्या फंक्शंस आते हैं सेंट्रल बैंक के, करेंसी अथॉरिटीज है, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट है, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल कर रहा है, कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई एंड कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ये सारे मैं एक एक करके आपको समझा देता हूँ। द फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक आर, पहला करेंसी अथॉरिटी। बेटा देखो करेंसी इशू करने का जो काम है वो RBI का होता है, मतलब ध्यान से समझना बेटा, 2 रुपीज या उसके ऊपर की जितनी भी करेंसी नोट्स हैं, दीज आर इशूड बाय RBI, ठीक है, वो RBI इशू करता है। 2 रुपीज है इसके ऊपर की जितनी भी करेंसी है, 1 रुपी नोट एंड जितने भी मेटल कॉइन्स हैं, दीज आर इशूड बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री।
ठीक है। The central bank has the sole authority to issue currency in the country. In India, the Reserve Bank of India (RBI) has the sole right to issue paper currency. Coins नहीं, coins जो है वो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री वो इशू करती है, और 1 रुपए की नोट एज वेल। 1 रुपए की नोट देखोगे तो उसमें भारत सरकार लिखा हुआ दिखेगा, और 2 रुपया उसके ऊपर भारतीय रिजर्व बैंक दिखता है, ठीक है। Advantages of RBI being as a sole authority of note issue, it leads to uniformity in note circulation. So यूनिफॉर्मिटी इन नोट सर्कुलेशन इन द सेंस पास्ट टाइम पे जो डिफरेंट करेंसीज थी इन डिफरेंट किंगडम्स, तो उस तरीके से नहीं होगा। देयर विल बी ओनली वन करेंसी जो एंटायर कंट्री में चलेगी। इट गिव्स अ सेंट्रल बैंक पावर टू इन्फ्लुएंस द मनी सप्लाई। इट इनेबल्स द गवर्नमेंट टू हैव सुपरविजन, कंट्रोल कर पाएंगे। इट इंश्योर्स पब्लिक फेथ इन द करेंसी सिस्टम, ठीक है। लोगों का ट्रस्ट बढ़ जाएगा कि जो करेंसी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मतलब सेंट्रल अथॉरिटीज ने इशू करी हुई है। It helps in the stabilization of internal and external value of currency. Banker to the government क्या होता है? देखो, जैसे हम सारे इंडिविजुअल्स हैं, हमारे सारे लोगों के जो बैंक अकाउंट्स है वो कमर्शियल बैंकों के अंदर होता है, वैसे ही जितने भी गवर्नमेंट अकाउंट्स है वो सारे आरबीआई के अंदर होता है। मतलब जैसे हमारा बैंकर हमारी बैंक बन जाता है, वैसे गवर्नमेंट का जो बैंकर होता है वो आरबीआई बनता है। द थर्ड वन इज बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर्स, बैंकों का बैंक। तो हम जैसे हमारे अमाउंट जो है वो बैंकों में, कमर्शियल बैंकों में रखते हैं। सारे कमर्शियल बैंक जो है वो अपने पैसे आरबीआई में रखते हैं। तो एक तो वो बैंक ऑफ द बैंकर्स हो गया, एंड उसके अलावा सुपरवाइजरी फंक्शन रोल भी करता है, ध्यान रखता है कि सारी लीगल प्रोविजंस फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। देन कस्टोडियन ऑफ सीआरआर। देखो सीआरआर क्या होता है, मैं तुम्हें समझाता हूँ। जितना भी अमाउंट, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले एक टेबल फॉर्मेट में देखा कि 1000 इनिशियल डिपॉजिट थी, उसमें से 20% जो एलआरआर रखना पड़ रहा था, वो क्यों रखता है बेटा? देखो एलआरआर जो है, मैं आपको बता देता हूँ, एलआरआर के 2 पार्ट्स बनते हैं, ठीक है। एलआरआर मतलब लीगल रिजर्व रेशो, उसका एक पार्ट होता है सीआरआर जो कैश के फॉर्म में रखा जाएगा, कैश रिजर्व रेशो, और दूसरा जो है दैट इज एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। ये दोनों कंबाइन होके एलआरआर बनता है। सर एसएलआर कौन से फॉर्म में रखा जाता है? तो वो गोल्ड एंड सिल्वर के फॉर्म में रखा जाता है। वो इसीलिए रखता है कि अगर बाय चांस तुम अगर पूरा अमाउंट लोन दे दोगे, अगर बैंक सारा अमाउंट लोन दे देती है, तो व्हाट अबाउट जो डिपोजिटर्स हैं जिनको हम डिमांड डिपॉजिट बोल रहे हैं, वो अगर कंज्यूमर आ जाता है, डिमांड डिपॉजिट करता है, तो तुम्हारे पास कैश अवेलेबल होनी चाहिए। इसके लिए सीआरआर रखना मैंडेटरी है। लेंडर्स ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। नाउ लेंडर्स ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट मतलब क्या? देखो जब हमें लोन की नीड होती है वी अप्रोच टू द बैंक, ठीक है। वैसे जब बैंकों को लोन की नीड होती है दे अप्रोच टू द आरबीआई, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, जब बैंकों को पैसा देना भी होता है और जब लोग उसको एज अ फॉर्म ऑफ लोन नहीं ले रहे हैं, तो बैंक वही अमाउंट को आरबीआई को लेंड भी कर सकती है। मतलब हर एक बैंक का जो लास्ट ऑप्शन है वो आरबीआई रहता है, ठीक है। क्लियरिंग हाउस, हमारी जितने भी ऑनलाइन पेमेंट्स हैं, जितने भी हमारे चेक के थ्रू पेमेंट्स हो रही हैं, देयर इज अ सेपरेट डिपार्टमेंट जो क्लियरिंग हाउस के नाम से जाना जाता है। देयर फंक्शनिंग इज वेरी वाइड। हम जब पेमेंट कर रहे हैं तो क्लियरिंग हाउस जो है उसको चेक करता है कि जो डिटेल्स डाली गई हैं, जो अमाउंट है, या तो फिर जो ओटीपीज वगैरह हो गए या लॉगिन आईडीज हो गए, वो सारे वेरीफाई करके वो पेमेंट को क्लियर करता है। दैट इज द वर्क ऑफ क्लियरिंग हाउस। कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई, पूरा मार्केट में कितना पैसा जाएगा, ठीक है। अगर ज्यादा पैसा हो चुका है तो भी दिक्कत वाली बात है, कम पैसा है तो भी दिक्कत वाली बात है। तो इस पूरी चीजों को, पूरे एंटायर इकोनॉमी को आरबीआई हैंडल करता है। दैट इज द फंक्शन ऑफ मनी सप्लाई, ठीक है। ये जो रेट्स है बेटा, देखो ये सारी जो चीजें हैं ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि हाउ दिस वर्क्स, ठीक है। दीज आर द डिफरेंट टर्म्स। रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। सो बाय दैट टाइम अगर आपको कोई डाउट हो प्लीज कमेंट करना। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगी। स्टे सेफ, हैव अ ग्रेट डे।